चाणक्य ने कुछ ऐसा समझा था जिसे अधिकांश आधुनिक लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं। उन्होंने समझा था कि वह व्यक्ति जिसे भावनात्मक रूप से पढ़ा नहीं जा सकता, उकसाया नहीं जा सकता या जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसी के पास सारी शक्ति होती है। जो कोई भी भावनात्मक गतिशीलता को नियंत्रित करता है वही परिणाम को नियंत्रित करता है, और उस गतिशीलता को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका अपनी आंतरिक दुनिया को अदृश्य बनाना है। यह ठंडा होने के बारे में नहीं है। ठंडे लोगों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। एक ठंडे व्यक्ति का एक पैटर्न होता है और पैटर्न का फायदा उठाया जा सकता है। यह कुछ अधिक खतरनाक, अप्रत्याशित और संरचनात्मक रूप से अछूत बनने के बारे में है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको चाणक्यवादी सोच पर आधारित 7 विशिष्ट मनोवैज्ञानिक युक्तियों के बारे में बताऊंगा जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगी। ये प्रेरणादायक सुझाव नहीं हैं, ये सकारात्मक सोच की रणनीतियां नहीं हैं, ये आपके दिमाग के दबाव में काम करने के तरीके के लिए आर्किटेक्चर स्तर के अपग्रेड हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह समझेंगे कि क्या करना है, बल्कि यह भी कि यह गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्यों काम करता है, और एक बार जब आप क्यों को समझ जाते हैं तो आप इसे हर जगह लागू कर सकते हैं। यदि यह पहले से ही कुछ ऐसा लग रहा है जिसे आपको सुनने की जरूरत थी, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी टिप्पणियों में यह प्रतिज्ञा लिखें, मैं ही वास्तुकार हूं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भावनात्मक ट्रिगर को अलग करना। चाणक्य ने एक बार कहा था, जो आज्ञा पालन करवाना चाहता है उसे पहले आदेश देना जानना चाहिए, और इससे पहले कि आप अपने आसपास की दुनिया में किसी भी चीज को आदेश दे सकें, आपको पहले अपने अंदर की दुनिया को आदेश देना होगा। ज्यादातर लोग अभी इसी तरह बने हुए हैं। कुछ होता है, कोई कुछ बुरा कहता है, कोई आपको बीच में टोकता है, सार्वजनिक रूप से कोई आपका अनादर करता है। वह घटना आपके मस्तिष्क से टकराती है और लगभग तुरंत एक भावना भड़क उठती है, क्रोध, शर्मिंदगी, डर, चोट, और उस भावना के भड़कने के 1 सेकंड के भीतर आप प्रतिक्रिया देते हैं। आप कुछ कहते हैं, आप कुछ करते हैं, आप चेहरा बनाते हैं, आपकी आवाज बदल जाती है, आपके शरीर की भाषा बदल जाती है। उत्तेजना, भावना, प्रतिक्रिया। वह श्रृंखला इतनी तेज होती है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि यह हो रही है। उन्हें लगता है कि वे बस स्वाभाविक रूप से जवाब दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिक्रियाएं ही उनकी पहचान हैं, लेकिन वह श्रृंखला तय नहीं है। यह भावनात्मक ट्रिगर को अलग करना आपके साथ जो होता है और आपके अंदर जो होता है उसके बीच की उस स्वचालित श्रृंखला को काटने की प्रक्रिया है। आप एक मृत क्षेत्र बना रहे हैं, एक अंतर, बाहरी दुनिया और आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान, और उस अंतर के अंदर वहीं सब कुछ बदल जाता है। पिछली बार के बारे में सोचें जब किसी ने कुछ ऐसा कहा था जिसने आपको वास्तव में परेशान कर दिया था। शायद वह आपको शर्मिंदा करने के लिए की गई टिप्पणी थी, शायद वह आलोचना थी जो व्यक्तिगत महसूस हुई। उस पल में क्या हुआ? आपके मस्तिष्क ने घटना को दर्ज किया, इसे एक खतरे के रूप में लेबल किया, और आपके सचेत मन को विचार करने का मौका मिलने से पहले ही एक भावनात्मक प्रतिक्रिया दे दी। इस प्रक्रिया को भावनात्मक अपहरण कहा जाता है। आपका तर्क बंद हो जाता है, आपकी प्रतिक्रिया हावी हो जाती है, और जिसने भी उस प्रतिक्रिया को उकसाया उस पल में उसका आप पर अधिकार हो जाता है। जब आप ट्रिगर को अलग करने का अभ्यास करते हैं तो आप उस अपहरण को रोक देते हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को स्वचालित प्रतिक्रिया शुरू होने से पहले केवल 1 या 2 सेकंड के लिए रुकने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उस ठहराव में आपको यह चुनने का मौका मिलता है कि घटना का क्या अर्थ है। आप तय करते हैं कि क्या यह स्थिति भावनात्मक प्रतिक्रिया के लायक भी है। आप अर्थ देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, न कि वह घटना और न ही वह व्यक्ति जिसने इसे बनाया है। आप इसे रातों रात विकसित नहीं करते। आप छोटी शुरुआत करते हैं। अगली बार जब कोई चीज आपको परेशान करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, यहां वास्तव में क्या हो रहा है? इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? वह नहीं, यह आपको किसकी याद दिलाता है? वह नहीं, बस सचमुच क्या हो रहा है? वह एक प्रश्न उस अंतर को बनाता है।
वह अंतर ही आपकी शक्ति है। समय के साथ जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, अंतर चौड़ा होता जाता है। आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और आपके आसपास के लोग आप में कुछ अलग नोटिस करने लगते हैं। वे आपको भड़काने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे आपको हिलाने की कोशिश करते हैं और अब कुछ नहीं हिलता। उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि उनके पास खींचने के लिए कोई लीवर नहीं है। और एक बार जब किसी के पास कोई लीवर नहीं होता तो उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। टिप्पणियों में यह प्रतिज्ञा लिखें, मेरा ठहराव मेरा अपना है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक स्वामित्व का बदलाव। चाणक्य ने एक बार कहा था, शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए जाल पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना चाहिए। लोमड़ी बनने के लिए आपको जाल देखने के लिए काफी पीछे हटना होगा। यदि आप जाल के अंदर खड़े हैं तो आप उसे नहीं देख सकते। यही मनोवैज्ञानिक स्वामित्व का बदलाव आपको सिखाता है। यहां मुख्य विचार यह है, ज्यादातर लोग भावनाओं को महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें उनके साथ हो रही हैं। कोई आपका अपमान करता है और आपको लगता है कि आप लक्ष्य हैं। कोई आपका अनादर करता है और आप इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी पहचान पर हमला हो रहा हो। कोई आपको नजरअंदाज करता है और यह अस्वीकृति जैसा महसूस होता है, नुकसान जैसा, जैसे आपसे कुछ छीना जा रहा हो। वह दृष्टिकोण, यह मेरे साथ हो रहा है वाला दृष्टिकोण, सबसे भावनात्मक रूप से असुरक्षित स्थिति है जिसमें आप हो सकते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप एक भागीदार के रूप में स्थिति के अंदर होते हैं, आप इससे प्रभावित होने के लिए तैयार होते हैं। आपका भावनात्मक हित दांव पर लगा है और भावनात्मक हित का मतलब भावनात्मक जोखिम है। जब कोई आपका अपमान करता है तो आप उस अपमान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते जिस पर हमला किया गया है। आप इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो किसी और के व्यवहार को देख रहा है। आप उनके शब्दों को उसी तरह देखते हैं जैसे एक वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक नमूने को देखता है। जिज्ञासु, अलग, नैदानिक। एक अपमान दिलचस्प बन जाता है। यह व्यक्ति मौखिक आक्रामकता के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अनादर का मतलब है कि यह व्यक्ति एक स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है। वे इस गतिशीलता में मेरी स्थिति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर निर्देशित क्रोध का मतलब है कि इस बातचीत में भावनात्मक ऊर्जा बढ़ी हुई है। दूसरा पक्ष अस्थिर है। जब आप अनुभव करने से हटकर निरीक्षण करने की ओर बढ़ते हैं तो कुछ गहरा घटित होता है। स्थिति का भावनात्मक प्रभाव नाटकीय रूप से कम हो जाता है, क्योंकि प्रभाव केवल अनुभव के अंदर रहता है। बाहर से देखने पर यह आप पर अपनी अधिकांश शक्ति खो देता है। यह दिखावा करना नहीं है कि स्थिति वास्तविक नहीं है। यह वास्तविक है। जो बदलता है वह उसके साथ आपका रिश्ता है। अब आप तूफान के अंदर नहीं हैं। आप एक सूखे ऊंचे स्थान से तूफान को देख रहे हैं और उस स्थिति से आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, दूसरा व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है और वास्तव में सबसे अच्छा कदम क्या है। जो लोग इस स्थिति से काम करते हैं वे वही होते हैं जो अराजकता फैलने पर हमेशा असंभव रूप से शांत दिखते हैं। इसीलिए नहीं कि वे कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसी जगह पर स्थानांतरित कर लिया है जहां अराजकता उन तक नहीं पहुंच सकती। अब मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह प्रतिज्ञा लिखें, मैं निरीक्षण करता हूं, मैं निर्णय लेता हूं। नंबर 3, आंतरिक विरोधाभास की परतें। चाणक्य ने एक बार कहा था, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखते हैं, बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। और जब आप जो वास्तव में हैं वह स्तरित, जटिल और आंतरिक रूप से विरोधाभासी होता है तो कोई भी आपकी सटीक तस्वीर नहीं बना सकता, और सटीक तस्वीर के बिना कोई भी आपका अनुमान नहीं लगा सकता, और अनुमान के बिना कोई भी आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए रणनीति तैयार नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से सरल होते हैं, इसलिए नहीं कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को एक समय में एक ही भावनात्मक स्थिति से काम करने की अनुमति देते हैं। वे या तो शांत हैं या चिंतित, या तो व्यस्त हैं या अरुचि वाले,
या तो आत्मविश्वासी हैं या अनिश्चित, एक समय में एक चीज जो सतह पर दिखाई देती है। और जब आपकी भावनात्मक स्थिति एक वचन और दृश्यमान होती है तो यह पढ़ने योग्य हो जाती है। लोग कुछ ही मिनटों में आपको स्कैन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं। वे जानते हैं कि आप किसी चीज से कब उत्साहित होते हैं क्योंकि आप तेज बोलने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप कब डरे हुए हैं क्योंकि आप बचाव करने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप कब अनिश्चित हैं क्योंकि आप हिचकिचाते हैं। और एक बार जब वे इन पैटर्नों को जान जाते हैं तो वे इनका उपयोग कर सकते हैं। आंतरिक विरोधाभास की परतें आपको एक साथ कई भावनात्मक स्थितियों को रखने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। ऐसी स्थितियां जो सतह पर लगती हैं कि उन्हें एक दूसरे को रद्द कर देना चाहिए। शांत लेकिन गहराई से सतर्क। आप शिथिल दिखाई देते हैं। आप ऐसे नहीं लगते कि आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप हर सूक्ष्म अभिव्यक्ति, स्वर में हर बदलाव, हर हिचकिचाहट को पकड़ रहे हैं। शांत भाव वास्तविक है, सतर्कता भी वास्तविक है। दोनों एक ही समय में मौजूद हैं, अलग लेकिन पूरी तरह से जागरूक। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप इस स्थिति में निवेशित नहीं हैं। आप झुकाव नहीं दिखा रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उस स्पष्ट उदासीनता के पीछे आप पूरी तरह से व्यस्त हैं। प्रसंस्करण कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, बातचीत में लगे हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अविचलित हैं। आप उपस्थित हैं, आप जवाबदेह हैं, लेकिन परिणाम आपके मूल को नहीं छूता है। आप एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी की तरह हैं जो खेल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन किसी एक हाथ के प्रति कोई भावनात्मक लगाव नहीं रखता है। यह आपको पढ़ने में असंभव क्यों बनाता है? क्योंकि जो लोग आपको पढ़ रहे हैं वे केवल सतह की परत देख सकते हैं। वे शांति को पकड़ते हैं और उन्हें लगता है कि वे आपको समझ गए हैं। वे अलगाव देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको समझ लिया है, लेकिन वे जो भी पढ़ते हैं वह अधूरा होता है। वे आपके बारे में जो भी मानसिक मॉडल बनाते हैं उनमें टुकड़े गायब होते हैं, और गायब टुकड़ों वाला मानसिक मॉडल गलत भविष्यवाणियां पैदा करता है। वे आपके अगले कदम का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और वे गलत होते हैं। वे एक विशिष्ट प्रतिक्रिया को उकसाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ अप्रत्याशित मिलता है। पूर्वानुमेयता एक कमजोरी है, जटिलता कवच है। जिस तरह से आप इस क्षमता का निर्माण करते हैं वह कम जोखिम वाली स्थितियों में एक साथ दो स्थितियों को धारण करने का अभ्यास करना है। जब आप एक आकस्मिक बातचीत में हों तो पूरी तरह से उपस्थित होने और आंतरिक रूप से निरीक्षण करने का अभ्यास करें। अपने शरीर में शिथिल रहने का अभ्यास करें, जबकि अपने दिमाग को तेज और स्कैन करते हुए रखें। समय के साथ यह आपका डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग मोड बन जाता है और आपका डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग मोड पारदर्शी होना असंभव हो जाता है। नंबर 4, प्रतिक्रिया मूल्य का दमन। जब आप किसी चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं, जब आप प्रशंसा पर मुस्कुराते हैं, खतरे पर तनाव महसूस करते हैं, अच्छी खबर से उत्साहित होते हैं या बुरी खबर से घबराए हुए दिखते हैं, तो आप किसी को एक नक्शा दे रहे होते हैं, एक वास्तविक समय का, जीवंत, लगातार अपडेट होने वाला नक्शा कि आपकी आंतरिक दुनिया कैसे काम करती है। वे सीखते हैं कि आपको क्या प्रभावित करता है। वे सीखते हैं कि आपको क्या डराता है। वे सीखते हैं कि क्या आपको अच्छा महसूस कराता है और क्या आपको छोटा महसूस कराता है। और एक बार जब उनके पास वह नक्शा होता है तो वे आपको चला सकते हैं। वे आपसे वह प्राप्त करने के लिए उस नक्शे का उपयोग कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। हेरफेर करने वाले इसे समझते हैं, बातचीत करने वाले इसे समझते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं लोगों को बताती हैं कि दरवाजे कहाँ हैं, और यदि आप अप्राप्य होना चाहते हैं तो आपको नक्शे बांटना बंद करना होगा। प्रतिक्रिया मूल्य दमन। अपनी प्रतिक्रियाओं को एक सीमित मूल्यवान संसाधन की तरह मानने का अभ्यास है, कुछ ऐसा जिसे आप रणनीतिक रूप से खर्च करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया करने से पहले आप खुद से एक आंतरिक सवाल पूछते हैं, क्या यहां अपनी स्थिति को प्रकट करना मेरे लिए रणनीतिक रूप से मूल्यवान है? कभी कभी भावना दिखाना एक शक्तिशाली कदम होता है। कभी कभी यह तालमेल, विश्वास, संबंध बनाता है। कभी कभी यह ताकत का संकेत देता है। उन मामलों में आप जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं
क्योंकि आपने तय किया है कि यह आपकी सेवा करता है। लेकिन ज्यादातर समय प्रतिक्रिया किसी और की सेवा करती है, आपकी नहीं। कोई आपको उकसाने के लिए कुछ कहता है, इस उम्मीद में कि आप भड़क उठेंगे। वे आपको घबराते हुए देखना चाहते हैं। वे आपके चेहरे पर झुंझलाहट देखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि वे आप तक पहुंच गए, और यदि आप उन्हें वह देते हैं, यदि आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो वे एक छोटी सी लड़ाई जीत जाते हैं। उन्होंने पुष्टि कर दी है कि उनकी आप तक पहुंच है, और वे उस पहुंच का फिर से उपयोग करेंगे। जब आप उस प्रतिक्रिया को दबाते हैं, जब आप उकसावे को देखते हैं, उसे सोख लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, तो कुछ शक्तिशाली होता है। पहला, जिस व्यक्ति ने आपको उकसाया वह असहज हो जाता है। अपेक्षित फीडबैक लूप टूट गया है। उन्होंने आपकी ओर कुछ फेंका और बदले में कुछ नहीं मिला। मनुष्य भावनात्मक आदान प्रदान में पारस्परिकता की उम्मीद करने के लिए गहराई से बने हुए हैं। जब पारस्परिकता नहीं आती है तो यह दूसरे व्यक्ति में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक चक्कर पैदा करता है। दूसरा, समय के साथ वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। लोग दूसरों को इसलिए उकसाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिलता है, एक दृश्यमान प्रतिक्रिया जो उन्हें बताती है कि उकसावे ने काम किया। जब कोई प्रतिफल नहीं मिलता तो उकसावा निरर्थक हो जाता है। वे अवचेतन स्तर पर सीख जाते हैं कि आप एक उत्पादक लक्ष्य नहीं हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपके अपने आंतरिक नियंत्रण की भावना मजबूत होती है। हर बार जब आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया न करने का चुनाव करते हैं तो आप एक मांसपेशी का व्यायाम कर रहे होते हैं। वह मांसपेशी हर अभ्यास के साथ मजबूत होती जाती है। हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद आप छोटे उकसावों के प्रति वास्तव में अभेद्य महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपने खुद को ऐसा होने के लिए प्रशिक्षित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक खाली दीवार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप चयनात्मक हो जाते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं सार्थक हो जाती हैं क्योंकि वे दुर्लभ और जानबूझकर की गई होती हैं। जब आप प्रतिक्रिया देना चुनते हैं तो इसका वजन होता है। लोग इस पर ठीक इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि यह हर समय नहीं होता है। टिप्पणियों में यह प्रतिज्ञा लिखें, मेरी चुप्पी ही शक्ति है। नंबर 5, भावनात्मक स्मृति मिटाने का अनुशासन। चाणक्य ने एक बार कहा था, तलवार से किए गए घाव भर जाते हैं, लेकिन जुबान से किए गए घाव शायद ही कभी भरते हैं। वे भावनात्मक स्मृति की शक्ति को जानते थे और यह कितना विनाशकारी हो सकता है जब इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि भावनात्मक स्मृति केवल दर्द को ही नहीं पकड़े रहती, बल्कि यह एक पैटर्न बनाती है, और पैटर्न नियंत्रण बिंदु होते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं, जो भावनात्मक इतिहास को भारी बैकपैक की तरह लेकर चलते हैं। उन्हें हर वह व्यक्ति याद है जिसने उनका अनादर किया। वे शर्मिंदगी के हर पल को फिर से दोहराते हैं। वे हर अपमान, हर विश्वासघात, हर बार जब किसी ने उन्हें छोटा महसूस कराया, उसे पकड़ कर रखते हैं। उन्होंने उन यादों के इर्द गिर्द पूरी आंतरिक कहानियां बना ली हैं। मैं वह हूं जिसका लोग अनादर करते हैं। मैं वह हूं जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। उस तरह के लोग हमेशा मेरे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। वे कहानियां केवल ढोने में अप्रिय ही नहीं हैं, वे खतरनाक हैं, क्योंकि उनमें से हर एक भविष्यवाणी है। दुनिया कैसे काम करती है और आप इसमें कैसे फिट होते हैं, इसके बारे में एक कहानी। और जब आप एक भविष्यवाणी से काम करते हैं तो आप ऐसे तरीकों से व्यवहार करते हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। आपका अनुमान लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि आपका व्यवहार एक ऐसी पटकथा से आकार लेता है जो पुराने दर्द द्वारा लिखी गई थी। और यहां और भी बुरा क्या है, दूसरे लोग उस पटकथा को पढ़ सकते हैं, हमेशा सचेत रूप से नहीं, बल्कि एक सहज स्तर पर लोग भावनात्मक अवशेषों का पता लगा लेते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि कब कोई अभी भी पुराने घाव पर प्रतिक्रिया कर रहा है। वे महसूस कर सकते हैं कि कब कोई नाराजगी लेकर चल रहा है। वे बता सकते हैं कि आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में नहीं हैं, क्योंकि आपके ध्यान का हिस्सा अभी भी अतीत में है। और जो व्यक्ति आपके भावनात्मक इतिहास को पढ़ सकता है, वह इसका उपयोग कर सकता है। वे खुद को आपके दर्द के काट के रूप में पेश कर सकते हैं, या वे आपको अस्थिर करने के लिए घाव को कुरेद सकते हैं।
भावनात्मक स्मृति मिटाने का अनुशासन दो प्रकार की सूचनाओं के बीच एक स्पष्ट जानबूझकर अंतर करने के बारे में है। भावनात्मक अवशेष, भावनाएं, नाराजगी, व्यक्तिगत कहानियां, जमा हुई शिकायतें, यह वह चीज है जो आपके निर्णय को धुंधला कर देती है और आपको पूर्वानुमानित बनाती है। आप इसे जमा नहीं करते। उपयोगी डेटा, एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उनके पैटर्न क्या हैं, उनके हित कहाँ हैं, उन्होंने अतीत में कैसे कार्य किया है, इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी। यह वह चीज है जो आपको तेज बनाती है। आप इसे बिल्कुल रखते हैं। अंतर महत्वपूर्ण है। आप यह नहीं भूलते कि एक व्यक्ति ने आपसे एक बार झूठ बोला था। आप उस तथ्य को डेटा के रूप में संग्रहित रखते हैं। इस व्यक्ति ने झूठ बोलने की इच्छा प्रदर्शित की है। वह डेटा उनके साथ आपके भविष्य के निर्णयों को सूचित करता है, लेकिन आप झूठ के बारे में गुस्सा नहीं पालते। आप इसे बार बार नहीं दोहराते। आप इसके बारे में कहानी नहीं बनाते। आप जानकारी निकालते हैं और भावना को मुक्त कर देते हैं। यह सरल लगता है, यह आसान नहीं है। इंटर में इसी कार्य करते हैं। भावनात्मक स्मृति जानबूझकर चिपचिपी बनाई गई है। मानव मस्तिष्क तटस्थ अनुभवों की तुलना में डराने वाले या दर्दनाक अनुभवों को अधिक मजबूती से याद रखने के लिए बना है। यह एक सुरक्षा तंत्र है, इसलिए इससे लड़ने के लिए सचेत अनुशासित प्रयास की आवश्यकता होती है। जब आप खुद को अतीत के अपमान को दोहराते हुए पकड़ते हैं तो आप रुक जाते हैं। आप पूछते हैं, इस घटना से वास्तव में उपयोगी जानकारी क्या है? आप उस जानकारी की पहचान करते हैं। आप इसे स्वच्छ डेटा के रूप में संग्रहीत करते हैं और फिर आप इससे जुड़े भावनात्मक प्रभाव को जानबूझकर मुक्त करते हैं। सबक याद रखने के लिए आपको गुस्से की जरूरत नहीं है। सबक और गुस्सा अलग अलग चीजें हैं। समय के साथ यह अभ्यास आपको कुछ असाधारण देता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे अतीत द्वारा घसीटा नहीं जाता है। आप प्रतिक्रियाशील नहीं हैं। आप घायल नहीं हैं। आप कोई पटकथा नहीं चला रहे हैं। आप वर्तमान में हैं, स्पष्ट हैं और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में काम कर रहे हैं, जिस अर्थ है कि आपके इतिहास के आधार पर कोई भी आपका अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपका इतिहास आपको नियंत्रित नहीं करता है। यह उन सबसे मुक्तिदायक चीजों में से एक है जिसे आप बना सकते हैं और यह रणनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। टिप्पणियों में यह प्रतिज्ञा लिखें, मैं डेटा रखता हूं, दर्द नहीं। नंबर 6, धारणा विखंडन नियंत्रण। चाणक्य ने एक बार कहा था, वह राजा जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है उसके बदलते ही नष्ट हो जाता है, और उसी तरह वह व्यक्ति जो पूरी तरह से सुसंगत पूर्वानुमानित सार्वजनिक छव्य बनाता है वह उस क्षण खो जाता है जब कोई यह समझ जाता है कि उस छव्य का उसके खिलाफ उपयोग कैसे किया जाए। निरंतरता आरामदायक है। निरंतरता एक पिंजरा भी है। मानव जाति को अपनी सामाजिक दुनिया में जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है उनमें से एक है अपने आसपास के लोगों की एक सुसंगत छव्य बनाने की क्षमता। हम पैटर्न पहचानने वाली मशीनें हैं। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कई स्थितियों में कैसा व्यवहार करता है और उस डेटा से हम एक मानसिक मॉडल बनाते हैं। वह शांत प्रकार का है। वह हमेशा कमान संभालती है। वह दबाव में घबरा जाता है। वह खतरा होने पर ठंडी हो जाती है। ये मॉडल ही हैं जिनसे हम रिश्तों को चलाते हैं। वे ही तय करते हैं कि किस पर भरोसा करना है, किससे बचना है, और जब हम कुछ चाहते हैं तो लोगों से कैसे संपर्क करना है। लेकिन यहां रणनीतिक वास्तविकता है। यदि किसी के पास आपका पूरा सटीक मानसिक मॉडल है तो उनके पास आपके साथ व्यवहार करने का एक ब्लूप्रिंट है। वे जानते हैं कि आपके साथ कौन सा तरीका काम करेगा। वे जानते हैं कि आप किस पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे जानते हैं कि क्या आपको प्रभावित करेगा और क्या नहीं। वह ब्लूप्रिंट आप पर शक्ति है। धारणा विखंडन नियंत्रण उस ब्लूप्रिंट को बनाने की उनकी क्षमता को नष्ट कर देता है। रणनीति जानबूझकर विसंगति की है, यादृच्छिक अराजक विसंगति नहीं, बल्कि विभिन्न स्थितियों और संदर्भों में आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसमें सावधानीपूर्वक नियंत्रित भिन्नता। एक बैठक में आप शांत हैं, आप सुनते हैं, आप बमुश्किल बोलते हैं। उस कमरे के लोग
एक धारणा बनाते हैं, यह व्यक्ति आरक्षित है, शायद अनिश्चित है। दूसरी बैठक में आप जल्दी और पूर्ण अधिकार के साथ बोलते हैं, आप दिशा तय करते हैं। लोग पूरी तरह से अलग धारणा बनाते हैं, यह व्यक्ति प्रत्यक्ष और नियंत्रण में है। एक व्यक्ति के साथ आप गर्मजोशी से भरे और खुले हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वास्तविक रुचि दिखा रहे हैं, वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ आप शांत और पेशेवर हैं, सख्ती से काम पर केंद्रित हैं, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं बता रहे हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। एक स्थिति में आप तत्परता के साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्थिति में आप पूरी तरह से बेफिक्र होते हैं, जैसे कि आपके पास दुनिया का सारा समय हो। आपका हर संस्करण वास्तविक है, आप प्रदर्शन या दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप चुन रहे हैं कि प्रत्येक संदर्भ में अपने किस प्रामाणिक पहलू को आगे रखना है। लेकिन बाहर से कोई भी आपके बारे में एक सुसंगत छवि बनाने के लिए इन विभिन्न अवलोकनों को संकलित करने की कोशिश करेगा तो वह विफल हो जाएगा। टुकड़े सफाई से फिट नहीं होंगे, तस्वीर धुंधली होगी, और धुंधली तस्वीर का मतलब है कमजोर रणनीति। कोई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपसे कैसे संपर्क किया जाए, आपसे कैसे बातचीत की जाए या आपको कैसे मात दी जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कहां से शुरू करें। वे एक तरीका अपनाएंगे और उन्हें अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिलेगी। वे दूसरा प्रयास करेंगे और उन्हें कुछ और मिलेगा जिसका उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था। वे सुधार करते रहेंगे, और जब वे सुधार कर रहे होंगे, आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे होंगे। इस रणनीति की सुंदर सच्चाई यह है कि आप जितनी अधिक निरंतरता से जानबूझकर विसंगति का अभ्यास करते हैं, आप रणनीतिक रूप से उतने ही अप्रत्याशित हो जाते हैं। और एक गणना करने वाले व्यक्ति के हाथों में अप्रत्याशितता किसी भी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। नंबर 7, भावनात्मक गैर भागीदारी। चाणक्य ने एक बार कहा था, यदि आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार किए जाने की तुलना में डरा जाना बेहतर है। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी है जिसे चाणक्य गहराई से समझते थे, और वह है दोनों में से कुछ भी न होना, भावनात्मक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर निकल जाना। उस व्यक्ति का होना जो लेना देन के लिए उपलब्ध ही नहीं है। मनुष्यों के बीच हर बातचीत का एक भावनात्मक आयाम होता है, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या न हों। हर बातचीत, हर बैठक, हर विनिमय एक ऊर्जा हस्तांतरण है। कोई व्यक्ति स्थान में एक निश्चित भावनात्मक ऊर्जा लाता है। शायद यह उत्साह है जो आपके मेल खाते उत्साह की तलाश में है। शायद यह शत्रुता है जो यह देखने के लिए परीक्षण कर रही है कि क्या आप इसे सोख लेंगे या पीछे धकेल देंगे। शायद यह जरूरत है जो आपकी पुष्टि के लिए हाथ बढ़ा रही है। शायद यह चिंता है जो ईक्सल काम को ECCN चाहती है कि आप उसे शांत करें। अनकहा सामाजिक समझौता यह है कि जब कोई भावनात्मक ऊर्जा भेजता है तो आप उसे प्राप्त करते हैं और उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। आप उनकी ऊर्जा का मिलान करते हैं या आप उसका मुकाबला करते हैं। आप किसी न किसी तरह से उसके साथ जुड़ते हैं। यही सामान्य मानवीय अनुबंध है। भावनात्मक गैर भागीदारी का अर्थ है कि आप उस अनुबंध से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। आप ऊर्जा का विरोध नहीं करते। विरोध अभी भी जुड़ाव का एक रूप है। इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा आप पर पड़ रही है और आपको पीछे धकेल रही है। आप ऊर्जा का मुकाबला नहीं करते। मुकाबला करना भी जुड़ाव है। आप बस भाग नहीं लेते हैं। ऊर्जा भेजी जाती है और वह किसी चीज पर नहीं गिरती, वह एक शून्य में चली जाती है। यह दूसरे व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भ्रामक स्थिति पैदा करता है। मनुष्य भावनात्मक आदान प्रदान में पारस्परिकता की उम्मीद करने के लिए गहराई से बने हुए हैं। यह हमारे द्वारा की जाने वाली सबसे बुनियादी सामाजिक अपेक्षाओं में से एक है। जब आप ऊर्जा भेजते हैं और वापस ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, तो लूप पूरा हो जाता है। दुनिया समझ में आती है। आप जानते हैं कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन जब आप ऊर्जा भेजते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता, न सहमति, न असहमति, न गर्मजोशी, न ठंडापन,
बस मेल खाती प्रतिक्रिया की पूरी अनुपस्थिति। लूप बंद नहीं हो सकता, और एक खुला लूप मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है। मानव मन बेताबी से खुले लूप को बंद करना चाहता है। वह आपसे प्रतिक्रिया पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। वह भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा और अधिक उत्तेजित, अधिक उकसाने वाला और अधिक नाटकीय बन जाएगा। यह सब अंततः एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के प्रयास में जो लूप को बंद कर दे। और जब वे यह सब कर रहे होते हैं, जब वे बढ़ रहे होते हैं, जरूरत से ज्यादा भरपाई कर रहे होते हैं और अधिक से अधिक प्रकट कर रहे होते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे किस चीज से डरते हैं और वे आपसे प्रतिक्रिया पाने के लिए क्या करने को तैयार हैं, तो आप शांति से, स्पष्ट रूप से देख रहे होते हैं। उनके बारे में वह सब कुछ सीख रहे होते हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जबकि उन्हें काम करने के लिए कुछ भी नहीं देते। भावनात्मक गैर भागीदारी ठंडापन या क्रूरता नहीं है, यह रणनीतिक अनुपस्थिति है। आप अभी भी शारीरिक रूप से उपस्थित हैं, आप दिखने में व्यस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आपका भावनात्मक मूल कमरे में नहीं है। यह कहीं ऐसी जगह है जहां वे नहीं पहुंच सकते। इसे विकसित करने का व्यावहारिक तरीका उन भावनात्मक आदान प्रदानों की पहचान करना शुरू करना है जहां आपको वास्तव में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको दोषी महसूस कराने के लिए आप पर चिल्लाता है। आप अपराधबोध को सोखे बिना शब्दों को स्वीकार करते हैं। कोई आपको प्रभावित करने के लिए आपके सामने शेखी बघरता है। आप उनके द्वारा चाहा गया प्रदर्शन दिए बिना जानकारी दर्ज करते हैं। कोई किसी स्थान पर तनाव लाता है इस उम्मीद में कि वह फैल जाए। आप इसे पकड़े बिना अपने पास से गुजरने देते हैं। धीरे धीरे आप कोई ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो भावनात्मक हेरफेर के लिए बस उपलब्ध नहीं है। इसलिए नहीं कि आप सुरक्षित हैं, इसलिए नहीं कि आप सतर्क हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने लक्ष्य ही हटा दिया है। और यह इन सातों युक्तियों का सबसे गहरा सच है। लक्ष्य मोटा कवच बनाना नहीं है, कवच तोड़ा जा सकता है। लक्ष्य मूल को हिलाना है, अपने भावनात्मक केंद्र को एक ऐसी जगह पर स्थानांतरित करना है जहां उसे आसानी से ढूंढा न जा सके। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो कोई प्रहार नहीं होता। जब कोई प्रवेश बिंदु नहीं होता तो कोई आक्रमण नहीं होता। जब कोई भावनात्मक हुक नहीं होता तो कोई लाभ नहीं होता। आप शाब्दिक अर्थ में नियंत्रित करने के लिए असंभव हो जाते हैं। आपने अभी जो कुछ भी सुना है उसका एक केंद्रीय विषय है। आपके भावनात्मक मूल का स्थान आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। जब आपका भावनात्मक मूल सतह पर होता है, दिखाई देता है, प्रतिक्रियाशील होता है, खोजने में आसान होता है, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की दया पर होते हैं जो उस तक पहुंचने में कुशल हो, और लोग सचेत और अवचेतन रूप से उस तक पहुंचेंगे। लोग हमेशा परीक्षण कर रहे होते हैं कि आपके बटन कहाँ हैं, आपको क्या प्रेरित करता है, आपको क्या चोट पहुंचाता है, आपको क्या उत्साहित करता है। वे वास्तविक समय में आपकी भावनात्मक वास्तुकला का मानचित्र बना रहे हैं, और एक बार जब उनके पास वह नक्शा होता है तो उनके पास आप पर शक्ति होती है, कभी कभी बिना इरादे के भी। लेकिन जब आपका भावनात्मक मूल छिपा होता है, जब इसे ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां इसे आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता, तो सब कुछ बदल जाता है। लोग उसे उकसा नहीं सकते जिसे वे ढूंढ नहीं सकते। लोग उसमें हेरफेर नहीं कर सकते जहां तक वे पहुंच नहीं सकते। लोग उसका अनुमान नहीं लगा सकते जिसे वे पढ़ नहीं सकते। ये 7 युक्तियां मशीन बनने के बारे में नहीं हैं। वे जीवन या लोगों से कटने के बारे में नहीं हैं। भावनात्मक गहराई, जुड़ाव और वास्तविक उपस्थिति अभी भी आपके लिए उपलब्ध है। वास्तव में वे तब और समृद्ध हो जाते हैं जब उन्हें आपसे मजबूर करने के बजाय चुना जाता है। लक्ष्य कम महसूस करना नहीं है, लक्ष्य यह नियंत्रित करना है कि आपका आंतरिक जीवन कब और कहां और कैसे दिखाई दे। जिस व्यक्ति का कोई भावनात्मक नियंत्रण नहीं है, वह अपने वातावरण की दया पर है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो वे ऊपर जाते हैं, और जब चीजें खराब होती हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और उनके आसपास हर कोई पूरी सवारी देखता है। जिस व्यक्ति के पास सतह स्तर का भावनात्मक नियंत्रण है, वह शांत दिखता है, लेकिन नीचे अभी भी पढ़ने योग्य है, फिर भी सुलभ है यदि कोई जानता है कि कहां धक्का देना है।
लेकिन वह व्यक्ति जिसने अंदर से अपनी भावनात्मक वास्तुकला को पुनर्गठित किया है, जिसने इन 7 सिद्धांतों को अपने हर दिन के काम करने के तरीके में डाल दिया है, वह व्यक्ति पूरी तरह से कुछ अलग है। वह व्यक्ति केवल शांत नहीं है, वे स्वतंत्र हैं, वे सतर्क नहीं हैं, वे अप्राप्य हैं, वे मजबूत होने का नाटक नहीं कर रहे हैं, वे अलग तरह से बने हैं। अनिश्चितता एक ऐसी चीज है जिस पर मानव मन हावी नहीं हो सकता। हम ताकत का जवाब दे सकते हैं, हम कमजोरी का मुकाबला कर सकते हैं, हम पूर्वानुमेयता का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम उसे दिशा नहीं दे सकते जिसे हम मानचित्र पर नहीं देख सकते। जब आप किसी भी कमरे में एक अजेय व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी आंतरिक दुनिया जटिल, बदलती और अदृश्य है, तो आपके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो खुद की घोषणा नहीं करती, खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं होती और आपसे छीनी नहीं जा सकती। तो यहां से आगे आपका उत्तरदायित्व यह है, अपनी ऊर्जा कम महसूस करने की कोशिश में खर्च न करें। इसे कठिन दिखने की कोशिश में खर्च न करें, कठिन दिखने की कोशिश में खर्च न करें और थिन दिखने की कोशिश में खर्च न करें। तो इससे कठिन दिखने की कोशिश में खर्च न करें, इसे उस संरचना के पुनर्निर्माण में खर्च करें, उस आंतरिक प्रणाली में जो वह सब कुछ पैदा करती है जो बाकी सभी को देखने को मिलता है। कारखाने को इंजीनियर करें, मशीन को फिर से डिजाइन करें, क्योंकि एक बार मशीन सही बन जाने के बाद असेंबली लाइन से निकलने वाली किसी भी चीज का आपके खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता। इन 7 सिद्धांतों पर वापस जाएं, वह चुनें जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, वहीं से शुरू करें। 2 सप्ताह तक हर दिन इसका अभ्यास करें। आपको एक साथ 7 की जरूरत नहीं है। वास्तविक अनुशासन के साथ अभ्यास किया गया एक आपके दुनिया में चलने के तरीके को बदल देगा। फिर आप अगला जोड़ें और फिर अगला, जब तक कि पूरी प्रणाली फिर से न बन जाए और कोई भी दरवाजा न ढूंढ सके। जाने से पहले, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ वास्तविक दिया है, अगर इसने आपके सोचने के तरीके को बदल दिया है, तो लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं, जिसे इसे सुनने की जरूरत है। कोई जिसे उकसाया जा रहा है, दबाया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है, और जिसके पास अभी इसे रोकने के उपकरण नहीं हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे समाप्त करने के लिए टिप्पणियों में यह अंतिम प्रतिज्ञा लिखें, संरचनात्मक रूप से अछूत, क्योंकि यही आप बना रहे हैं। दीवार नहीं, ढाल नहीं, एक पूरी तरह से अलग संरचना, ऐसी जिसे छुआ नहीं जा सकता क्योंकि उसे ढूंढा नहीं जा सकता। जाओ और इसे बनाओ। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश में बिता देते हैं, लेकिन यहां एक समस्या है, वे गलत स्तर पर काम कर रहे हैं। उनमें से हर एक केवल अपनी प्रतिक्रिया को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उन्हें गुस्सा आता है तो वे उस गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है तो वे उस डर को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। जब कोई उन्हें उकसाता है तो वे उस उकसावे को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उकसावा असली समस्या नहीं है, प्रतिक्रिया असली समस्या नहीं है। असली समस्या वह आंतरिक प्रणाली है, वह अंदर का तार है जो सबसे पहले इन प्रतिक्रियाओं को पैदा करता है। इसके बारे में इस तरह सोचें, एक ऐसे कारखाने की कल्पना करें जो लगातार टूटे हुए उत्पाद बना रहा है। आप असेंबली लाइन के अंत में खड़े हो सकते हैं और बाहर आने वाले हर टूटे हुए उत्पाद को फेंक सकते हैं। आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, लेकिन कारखाना चलता रहेगा, टूटे हुए उत्पाद आते रहेंगे। वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता है। अब क्या होगा यदि इसके बजाय आप कारखाने के अंदर जाएं और मशीन को फिर से डिजाइन करें? आप स्रोत को ठीक कर दें। अब कुछ भी टूटा हुआ बाहर नहीं आता है। चाणक्य नीति जैसी मनोवैज्ञानिक सोच बिल्कुल इसी तरह काम करती है। यह लाइन के अंत में खड़े होकर बाहर आने वाली चीजों को संभालने की कोशिश नहीं करती। यह मशीन की गहराई में जाती है और पूरी प्रणाली को फिर से बदल देती है। और एक बार जब वह प्रणाली फिर से डिजाइन हो जाती है, एक बार जब आपकी भावनात्मक वास्तुकला अंदर से फिर से बन जाती है, तो कुछ अद्भुत होता है। लोग आप तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप मजबूत होने का नाटक कर रहे हैं,
इसलिए नहीं कि आप झूठा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप संरचनात्मक रूप से अप्राप्य हो गए हैं।